हेलो फ्रेंड। आज आपके साथ मैं रिसर्च मेथोलॉजी की बात करूंगा। सामाजिक अनुसंधान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए हम शोध कार्य करते हैं। अध्ययन की समस्या के चुनाव कर लिया जाता है जब हम कोई समस्या चुन लेते हैं, शीर्षक हमारा तय हो जाता है, समस्या तय हो जाती है। अब उसके पश्चात उस अध्ययन को करें कैसे। समस्या के चुनाव के पश्चात एक प्रारूप बनाना पड़ता है, एक मॉडल बनाना पड़ता है, एक डिज़ाइन तैयार करना पड़ती है। ये सबसे कठिन कार्य है। जिस किसी ने भी शोध कार्य में अगर प्रॉपर डिज़ाइन तैयार कर ली, एक प्रारूप बना लिया, फिर उसका शोध कार्य कभी भी रुकता नहीं है और पूर्ण होकर एक सार्थक परिणाम देता है। आज आपके साथ में शोध प्रारूप रिसर्च डिज़ाइन पर चर्चा करूंगा। रिसर्च डिज़ाइन क्या है, रिसर्च डिज़ाइन कितने प्रकार की होती है, रिसर्च डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए। सामाजिक अनुसंधान में एक ऐसा प्रारूप, एक ऐसा डिज़ाइन अपनाई जाए जो समस्या के अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त और सुविधाजनक हो। अगर आपकी डिज़ाइन सर्वाधिक उपयुक्त नहीं हुई या सुविधाजनक नहीं हुई तो आपको शोध कार्य में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत सी समस्याएं होगी और इसलिए कई बार हम अपने शोध कार्य अधूरे कर देते हैं या शोध कार्य के जो रिजल्ट आते हैं या शोध के जो परिणाम आते हैं वो आधे अधूरे रहते हैं। ये हमारे तथ्यों के एकत्रीकरण की जो त्रुटियां होती है उससे भी बचाता है, मानव श्रम की बचत करता है और आर्थिक बचत भी होती है। क्योंकि कोई भी सामाजिक अनुसंधान बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता। हर अनुसंधान का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, अपना एक लक्ष्य होता है, अपना एक गोल होता है और इस उद्देश्य का स्पष्टीकरण और विकास शोध के दौरान निश्चित नहीं होता, ये पहले से ही निश्चित हो जाता है। आप शोध कार्य जब शुरू कर देते हैं उसके बाद अपने उद्देश्य निर्धारित नहीं करते, बल्कि शोध शुरू करने के पहले ही अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और जो लोग नहीं करते वो भटकते हैं। अर्थात अनुसंधान के लक्ष्य के आधार पर अनुसंधान विषय के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करने के लिए या उसको विवेचित करने के लिए पहले से बनाई गई योजना की रूपरेखा शोध प्रारूप कहलाती है। शोध प्रारूप अर्थात आपके जो उद्देश्य हैं उसके लिए आपने जो योजना बनाई कि किस तरीके से आप काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये शोध प्रारूप कहलाता है। एकॉफ कहते हैं कि प्रारूप निश्चितों को, जो आपके निश्चय हैं, प्रारूप निश्चयों को क्रियान्वित करने की दिशा में उस परिस्थिति की उत्पत्ति के पूर्व निश्चयों के निर्धारण का एक प्रक्रम है। एक संभावित स्थिति को नियंत्रण में लाने की दिशा में निश्चय पूर्ण प्रक्रिया है। इस दृष्टिकोण से उद्देश्य की प्राप्ति के पूर्व ही उद्देश्य का निर्धारण करके जब शोध कार्य के जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसे शोध प्रारूप रिसर्च डिजाइन कहते हैं। यह अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें देखिए हमको कई स्तरों से गुजरना होता है। शोध की योजना का निर्माण कई स्टेप से गुजरता है। इसके महत्वपूर्ण चुने हुए विषय के द्वारा समस्या के समाधान के लिए पहले से सोच लें। हम कह सकते हैं समस्या का आधार प्रबंध योग होना चाहिए। शोध के उद्देश्य इतने सीमित कर लिए जाएं, बहुत ज़्यादा उद्देश्य नहीं रखें जिससे उनको नियंत्रित करने में आपको कठिनाई ना हो। तथ्यों का एकत्रीकरण और विश्लेषण करने के लिए कल्पना भी बनाई जाती है उद्देश्य के साथ साथ, जिससे उसका निर्देशन कर सकें। अवधारणाओं की परिभाषा ऐसी हो जिसमें सैद्धांतिक, कार्यात्मक, औपचारिक रूप से विवेचना स्पष्ट हो सके। निष्कर्ष को प्राप्त करके उनसे साधारणीकरण करना चाहिए, सामान्यीकरण करना चाहिए। सबसे प्रारूप निर्णय की वह प्रक्रिया है जो उन परिस्थितियों के पूर्व किए जाते हैं। अतः प्रारूप निर्णय की वह प्रक्रिया है जो उन परिस्थितियों के पूर्व किए जाते हैं जिनमें वह निर्णय कार्य रूप में लाए जाते हैं। इसलिए जहोदा ने कहा था कि शोध प्रारूप की विवेचना करते हुए लिखा है कि शोध प्रारूप किसी शोध उद्देश्य से उन तथ्यों के एकत्रीकरण और विशेषीकरण की उन दशाओं का प्रबंध करता है जिसमें आर्थिक नियंत्रण के साथ साथ शोध उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। एकत्रित कलेक्शन और विशेष स्पेशलाइजेशन, तथ्यों के कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और स्पेशलाइजेशन ऑफ फैक्ट का आर्थिक प्रबंध, आर्थिक नियंत्रण के साथ साथ हमको अपने लक्ष्य प्राप्त करना है। शोध प्रारूप सामान्यतः सामाजिक शोध से होता है। शोध प्रारूप शोधकर्ता को एक निश्चित दिशा का बोध कराता है। शोध प्रारूप का कार्य सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति को सरल बनाना है। इसका कार्य प्रक्रिया में आने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करके अनुसंधान कार्य को सरल बनाना है। शोध की समस्या उपकल्पना जो हाइपोथेसिस की प्रकृति के आधार पर हम करते हैं।
शोध प्रारूप वह साधन है जो मानव परिश्रम को कम करता है और शोध में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है। इसलिए शोध प्रारूप नियोजित, प्लान, व्यवस्थित, सिस्टमैटिक, उद्देश्यपूर्ण, लॉजिकल या ऑब्जेक्टिव, साधन संपन्न, अवधिबद्ध, टाइम बॉन्डिंग करते हैं। शोध प्रारूप में आपको 4-5 चीजें रखना है। नियोजन करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, उद्देश्यपूर्ण, आपका उद्देश्य होना चाहिए, साधन संपन्न, आपके जितने भी टूल्स हैं ये संपन्न होना चाहिए, आपके पास सब होने चाहिए, और अवधिबद्ध, टाइम बॉन्डिंग होना चाहिए कि इतने समय में करेंगे एक स्टेप का, तब आप शोध प्रारूप आपका बहुत अच्छा होगा और आप शोध अच्छे से कर सकते हैं। इसके मूल उद्देश्य देखिए शोध प्रारूप के क्या है। सामाजिक घटनाओं को जानने की चेष्टा और नवीन अंतर्दृष्टियों को प्राप्त करना। सामाजिक घटनाओं को जानने की चेष्टा, आपके मन में एक जिज्ञासा होना चाहिए सामाजिक घटनाओं को जानने की, और उसी से आप नवीन अंतर्दृष्टियों को प्राप्त कर सकते हैं। विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट परिस्थिति या समूह की विशेषताओं का उचित ढंग से वर्णन करना। हम करते क्यों शोध? किसी विशिष्ट व्यक्ति, परिस्थिति, समूह की विशेषताओं का विवेचन करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए हम करते हैं। आवृत्तियों का निर्धारण करना, फ्रीक्वेंसी का निर्धारण करना कि कोई घटना अगर हो रही है उससे संबंधित दूसरी वस्तुओं की आवृत्तियों का अध्ययन करना जिस पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कोविड-19 आया था, एक आवृत्ति कोविड-19 की लीजिए कि कोविड-19 के कारण दूसरी मानवीय समस्याएं या मानव की प्रवृत्तियों पे, मानव की अभिवृत्तियों पे क्या प्रभाव पड़ा। कार्यकरण, उपकल्पनाओं का परीक्षण, हम जो हाइपोथेसिस उपकल्पना बनाते हैं उसके कॉज एंड इफेक्ट का परीक्षण करना, ये हमारे कुछ मेन उद्देश्य हैं, जो मुख्य उद्देश्य हैं, इनको ध्यान में रख के हम शोध प्रारूप पे काम करते हैं। अब शोध प्रारूप के प्रकार देखिए, शोध प्रारूप के प्रकार 4 हैं। एक अन्वेषणात्मक, इसको एक्सप्लोरेटरी कहते हैं, या इसको निरूपणात्मक भी कहते हैं, फॉर्मुलेटिव भी कहते हैं। दूसरा है वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव। तीसरा है निदानात्मक, डायग्नोस्टिक, और चौथा है प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल। ये 4 प्रकार के शोध प्रारूप होते हैं जिनके आधार पे रिसर्चर जो है रिसर्च करता है। एक एक को हम यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे कि कौन सा शोध प्रारूप क्या होता है, और इसी में हम बहुत सी गलतियां करते हैं। देखिए, अन्वेषणात्मक में हाइपोथेसिस बनाई जाती है, लेकिन निदानात्मक में हाइपोथेसिस नहीं बनाई जाती, वर्णनात्मक में हाइपोथेसिस नहीं बनाई जाती। लेकिन अधिकांश से हमसे गलती होती है कि हम हाइपोथेसिस, उपकल्पना अन्वेषणात्मक में भी बना देते हैं, वर्णनात्मक में भी बना देते हैं, निदानात्मक में भी बना देते हैं, प्रयोगात्मक भी। आपको देखना होगा कहाँ पे हाइपोथेसिस, कहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है, कहाँ पे आपको हाइपोथेसिस रखना है। सामान्यतः शोधार्थियों से, शोध अध्येताओं से यही गलतियां होती है, और बाद में जब आपकी थीसिस रिजेक्ट होती है या थीसिस का जब मूल्यांकन होता है उसमें ऑब्जेक्शन लिया जाता है, क्योंकि आपका शोध कार्य था वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव में आपने हाइपोथेसिस बनाई है, हाइपोथेसिस, तो वर्णनात्मक में आपने डिस्क्रिप्टिव में हाइपोथेसिस बनाई है, जबकि अन्वेषणात्मक में हाइपोथेसिस होना चाहिए, तो वहां पे ऑब्जेक्शन आता है। ये कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। सामान्यतः आप देखिए, अपन एक एक करके पढ़ते हैं चारों को। अन्वेषणात्मक, इसे निरूपणात्मक शोध प्रारूप भी कहते हैं, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन है। इसको फार्मुलेटिव भी कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी। ये नवीन तथ्यों की खोज से संबंधित नए फैक्ट, नई तथ्य, जो नए फैक्ट्स होते हैं, नई जानकारी से संबंधित प्रारूप है। इसका लक्ष्य होता है अज्ञात तथ्यों की खोज करके मानव ज्ञान में वृद्धि करना। जो छुपे हुए रहस्य हैं, जो हम जानते ही नहीं जिनके बारे में, उनको खोजना और उनको खोज के जन साधारण तक पहुंचाना, जिससे मानव ज्ञान में वृद्धि हो। जैसे कोविड-19 के बाद आप देखिए लगातार उस पर रिसर्च हो रही है, तो वो अन्वेषणात्मक है। उसमें पता कर रहे हैं ना हम कि कौन कौन, क्योंकि हमको मालूम नहीं कोविड-19 के 2 साल के बाद समाज पे उसने क्या क्या, परिवार पे क्या असर करा, वैवाहिक संबंधों पे क्या असर करा, कार्यस्थल पे क्या असर करा, और लोगों की भावनाएं कितनी बदलती हैं, व्यवहारिक आधार, ये सारी चीजें अज्ञात हैं अभी, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत से अन्वेषणात्मक अध्ययनों का उद्देश्य उपकल्पनाओं को विकसित करके समस्याओं के निर्माण पे संबंधित शोधों पर जोर देना है। इसमें क्या करते हैं, उपकल्पना का निर्माण करके उनको विकसित करते हैं और समस्या के निर्माण में छोटे छोटे रिसर्च पे जोर देते हैं। इस प्रारूप में शोध कार्य की रूपरेखा इस तरह से प्रस्तुत की जाती है कि घटना की प्रकृति और प्रक्रियाओं की वास्तविकता की हम खोज कर सकें। मतलब घटना की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ
इवेंट्स हैं उन उसको और उसके लिए जो प्रोसेस है उसकी वास्तविकता की खोज कर सकते हैं। अन्वेषणात्मक अध्ययन अनुभव की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। हमको जो अनुभव प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए आवश्यक है, जिसमें निश्चित अध्ययन के लिए उपकल्पनाओं के निरूपण में सहायक होते हैं। आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसका जस्टिफिकेशन करते हैं, उसके निरूपण में सहायक होता है। इसमें शोधकर्ता को घटना के संबंध में जागरूकता और समझ प्रदान की जाती है। तत्कालीन परिस्थितियों के संबंध में सूचनाएं देना और जिनके आधार पर निर्मित उपकल्पनाओं का परीक्षण करें। तत्कालीन परिस्थितियों के संबंध में आप सूचनाएं देते हैं जिससे कि हम उपकल्पनाओं का परीक्षण कर सकते हैं। अवधारणाएं, कंसेप्ट और प्रणालियों को प्रयुक्त करने वाली संभावनाओं का स्पष्टीकरण, मतलब आपके जो कंसेप्ट हैं, जो आपकी प्रोसेस हैं, इनको प्रयुक्त करने वाली संभावना का स्पष्टीकरण करना। आगे आने वाले शोध में प्रायोरिटी की स्थापना करना। जो आगे आपकी शोध है, आपने शोध करा, इसके बाद जो अगला आदमी शोध करेगा उसके लिए कुछ प्रधानताएं की स्थापना करना, प्रायोरिटीज की स्थापना करना। सामाजिक महत्व की समस्याओं के लिए शोधकर्ता को प्रेरित करना। आपका शोध आप तक सीमित नहीं, आपके बाद वाले भी उसको करेंगे, इसलिए उनको प्रेरित करना रहता है। दीर्घ अनुसंधान के लिए अपरिचित क्षेत्र में, जो लंबा अनुसंधान कार्य उसमें अपरिचित क्षेत्र है, उसमें उपकल्पनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित आधार प्राप्त करना। समस्या के किसी क्षेत्र में अध्ययन को केंद्रित करके उसको निर्धारित करना, ये आपके अन्वेषणात्मक जो हैं वो हैं। अब इसमें हम करते कैसे हैं? पहले तो आपको संबंधित साहित्य का अवलोकन करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, अनुभव सर्वेक्षण करना चाहिए, सूचनादाता का चुनाव करिए, अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण करिए, फैक्ट लेके, इस तरीके से होता है। अब दूसरा है आपका वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव शोध प्रारूप, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन या वर्णनात्मक शोध प्रारूप। ये शोध प्रारूप का उद्देश्य समस्या से संबंधित वास्तविक तत्व, जो रियल फैक्ट्स हैं, वास्तविक तत्वों के आधार पर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस प्रस्तुत करना, वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना। इसकी विशेषता पूर्ण और यथार्थ, कंप्लीट एंड यथार्थ, रियल सूचनाएं प्राप्त करना है, फैक्ट प्राप्त करना है। अतः यह अध्ययन किसी समुदाय या समुदाय, सामान्यतः किसी समुदाय या समूह के संपूर्ण जीवन से संबंधित प्रक्रियाओं से किया जाता है। जैसे किसी जनजाति का अध्ययन करना, गौड़ है, भील है, बैगा है, इनके पूरी प्रक्रिया, इनकी जीवन प्रक्रिया का अध्ययन करना, इनमें क्या बदलाव आया है, कि कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, इनकी दशा क्या है, किसी समूह का अध्ययन कर लेना, किसी गांव का अध्ययन कर लेना, ये कई प्रकार से इन सभी में आपको वर्णनात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग करना चाहिए। संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया का वर्णन इसमें वैज्ञानिक विधि की सहायता से किया जाता है। इसमें विषय के संबंध में यथार्थ और पूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जाती है। जो भी आप सूचनाएं लेंगे, आपकी यथार्थ और पूर्ण सूचना होना चाहिए विषय से संबंधित। वैज्ञानिक वर्णन के आधार पर, वैज्ञानिक विवेचन के आधार पर हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जिसका आधार वास्तविक और विश्वसनीय तथ्य हैं। शोध रचना में तथ्यों का संकलन किसी भी वैज्ञानिक पद्धति, बहुत सी हमारी वैज्ञानिक पद्धति उनसे कर सकते हैं। आप साक्षात्कार कर सकते हैं, प्रश्नावली कर सकते हैं, प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकते हैं, सहभागी अवलोकन कर सकते हैं। इन सभी से सामाजिक समस्या के हम क्या करते हैं, वास्तविक तथ्य प्राप्त करते हैं, यथार्थ सूचनाएं प्राप्त करते हैं, और प्रारूप में शोधकर्ता को अपनी अभिमति से अध्ययन को बचने का प्रयास करना। इसमें आपको बायस नहीं होना चाहिए कि मैंने सोचा ऐसा होगा, मैंने सोचा ऐसा, ये नहीं होना चाहिए। वर्णनात्मक है, जो भी चीज है उसका आपको वर्णन करना है, उसका एनालिसिस करना है, उसका विवेचन करना है। वहां ये नहीं चलेगा कि ऐसा होगा तो ये होगा तो ऐसा हो सकता है। आपको अपनी अभिमति, बायस से बचना चाहिए। इस प्रकार के शोध जो होते हैं विस्तृत और बड़े होते हैं, एक्सपेंडेड होते हैं। इसमें सावधानी पूर्वक आपको बहुत सावधानी करना चाहिए, जिससे आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। इसमें सबसे पहले आपको अनुसंधान के उद्देश्यों का निरूपण कर लीजिए, तथ्य संकलन की पद्धतियों का चुनाव कर लीजिए, निदर्शन कर लीजिए, सामग्री का संकलन, उनका परीक्षण करिए और परिणामों का विश्लेषण। इसमें बहुत से निदर्शन करते समय सैम्पलिंग में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी सैम्पलिंग आपके लिए उपयुक्त है। तीसरा रिसर्च डिजाइन है निदानात्मक शोध प्रारूप, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। नाम ही इसका निदान करना, डायग्नोस्ट करना। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में तीसरा शोध प्रारूप है। इसमें सामाजिक समस्याओं से संबंधित नवीन ज्ञान की प्राप्ति और सामाजिक समस्याओं के समाधान से संबंधित उपायों को खोजा जाता है। इस प्रारूप के अंतर्गत समस्या के निदान से संबंधित पूरा फैक्ट हम प्रस्तुत करते हैं, ब्यौरा देते हैं,
जिसमें समस्या को किस तरह सुलझाया जा सकता है, इसके वर्णन और विश्लेषण प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार के शोध कार्यों से समस्या का हल जो है ना वो प्रस्तुत किया जाता है। इसमें शोधकर्ता स्वयं समस्या को हल करने का प्रयास नहीं करता, इसमें आपको स्वयं हल नहीं करना है, बल्कि इसका उत्तरदायी प्रशासक, नेता और समाज सुधारकों पर छोड़ा जाता है, जिससे समस्या का पूर्ण वैश्विक अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करके उसका वो समाधान करें, आप उनको दे देते हैं। इसमें भी उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, इसमें कर सकते हैं। निदानात्मक में आप हाइपोथेसिस लेके अध्ययन कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया ना, एक्सप्लोरेटरी में हाइपोथेसिस रहती है, निदानात्मक रहती है, वर्णनात्मक में नहीं रहती। इस विभाग का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संबंधों से उत्पन्न विशिष्ट समस्या का निदान करना है। ये वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर होता है। इसकी दिशा निर्देशित करने के लिए उपकल्पना का निर्माण करते हैं, सामाजिक समस्या के समाधान का रास्ता बताता है, ना कि स्वयं समस्या का। इसमें देखिए एक और गलती करते हैं आप लोग, निदानात्मक शोध प्रारूप में हम समस्या का समाधान बताने लगते हैं, हम सुझाव देने लगते हैं कि ऐसा होगा ये होने नहीं, निदान कर रहे हैं ना आप। आपका काम खाली फैक्ट बताना है। आपने देखा होगा कि पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, यूरिन ब्लड की जांच करके वो बता देता है ये चीज। अब उसका निदान कौन करता है? जिस डॉक्टर ने आपको पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा था वो करता है, यही है। और हम क्या करते हैं, हम पैथोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं, हम डॉक्टर भी बन जाते हैं, जबकि आपको सिर्फ पैथोलॉजिस्ट बनना है। आपको समस्या के कारण बताना है, उसका निदान तो समाज करेगा ना, आप जिसके लिए कर रहे हैं। ये कहलाती है डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। चौथी रिसर्च डिजाइन है प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक विज्ञान तो सिर्फ प्रयोगात्मक होता है, लेकिन नहीं, समाज विज्ञान में भी शोध कार्य में परीक्षण प्रणाली का प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का प्रयोग होता है, जिससे अधिक से अधिक रियलिटी लाने की कोशिश की जाती है। अगस्त कॉम्टे ने तो परीक्षणात्मक पद्धति से ही समाजशास्त्र की शुरुआत की थी। जहोदा लिखते हैं कि सामान्य अर्थ में एक परीक्षण के प्रमाण के संकलन को व्यवस्थित करने की पद्धति हम कह सकते हैं, जिसमें उपकल्पना की सार्थकता के विषय में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। परीक्षण नियंत्रित अवलोकन है। परीक्षण जो क्या है, एक नियंत्रित कंट्रोल ऑब्जर्वेशन है। चैपिन कहते हैं परीक्षण नियंत्रण परिस्थितियों के अंतर्गत किया गया अवलोकन मात्र है। इसमें कारणत कैजुअलिटी की अवधारणा का विश्लेषण करना परम आवश्यक है। इसमें देखिए कैजुअलिटी, जो कारणत होते हैं, कैजुअलिटी की अवधारणा को हम विश्लेषित करते हैं। एक घटना से दूसरी घटना के कार्य कारणों को जाना जाता है, एक जटिल अवधारणा है। इसके अंतर्गत दो प्रकार होते हैं, एक पश्चात परीक्षण, आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट, और एक होता है पूर्व पश्चात, बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो पश्चात परीक्षण में क्या होता है, दो समूह हम बनाते हैं, दो समूह को चुन लेते हैं, एक समूह को नियंत्रित कंट्रोल कर लेते हैं और दूसरे पे हम परीक्षण करते हैं। इसमें किसी भी परिवर्तन का, किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन नहीं किया जाता, बल्कि परीक्षात्मक समूह में एक कारक द्वारा परिवर्तन लाने की चेष्टा की जाती है जो दूसरे समूह से पृथक। एक समूह पे क्या असर होता है, एक को नियंत्रित रख लिया हमने और दूसरे पे देखते हैं। और पूर्व पश्चात परीक्षण, इसमें परीक्षण के दोषों से बचते हैं। इसमें दो समान समूह नहीं लेते, बल्कि एक ही समूह पे उनका अध्ययन करते हैं कि औद्योगिकरण का क्या प्रभाव हुआ, ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव, संयुक्त परिवार कैसे परिवर्तित हुआ, ये सारी चीजें हम पूर्व पश्चात परीक्षण में करते हैं। ये 4 प्रकार होते हैं। इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। एक्सप्लोरेटरी अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक निदानात्मक और एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक, चारों को अलग अलग समझने का हम प्रयास करेंगे। अन्वेषणात्मक अध्ययन एक्सप्लोरेटरी, इसमें उपकल्पना का विकास किया जाता है, छिपे हुए अज्ञात तत्वों की खोज की जाती है, फैक्ट्स को हम खोजते हैं, उनको निकालते हैं। आगे के शोध के लिए प्रधानता, जो प्रायोरिटी रहती है ना, उसको हम स्थापित करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में, वर्णनात्मक में देखिए वास्तविक तत्वों के आधार पर वर्णन, जो फैक्ट हैं, रियल फैक्ट है, उसके आधार पर हम समस्या का वर्णन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सरकारी योजनाएं जो रहती हैं उनका जो प्रभाव पड़ा समाज पर, उसका हम विश्लेषण करेंगे, वर्णन करेंगे। इसमें समुदाय समूह के संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को, विषय को यथार्थ रूप से हम विश्लेषित करते हैं। इसमें पूर्ण सूचना पाके उद्देश्यों का निरूपण किया जाता है। डायग्नोस्टिक जो है निदानात्मक, इसमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति, नया फैक्ट, नवीन नॉलेज की प्राप्ति करते हैं। सामाजिक समस्या का समाधान करते हैं, जो समाज की समस्या उनका हम समाधान प्रस्तुत करते हैं। समाधान के संभावित कारणों का पता लगाते हैं जिससे कि उनका समाधान किया जा सके, इसलिए इसको डायग्नोस्टिक या निदानात्मक अध्ययन कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल, परीक्षण करके कारणत
कैजुअलिटी की अवधारणाओं का हम विश्लेषण करें। जो जो कैजुअलिटी हो सकती है, जो जो कारणत हो सकते हैं किसी समस्या के, उनका विश्लेषण एनालिसिस करते हैं। तो अब मैं सोचता हूँ कि आपको मैंने रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसके प्रकार, 4 प्रकार हैं। तो आप अपने अध्ययन में इनका ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से करेंगे तो आपकी रिसर्च एक सार्थक रिसर्च होगी, एक सकारात्मक रिसर्च होगी। इसमें गलती ना करें आप। एक्सप्लोरेटरी बिल्कुल अलग है, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव अलग है, डायग्नोस्टिक अलग है और एक्सप्लोरेटरी। आपको अपने उद्देश्य पहले तय करना होगा। जिस विषय पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए आपको तय करना होगा आप किस प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं और उसी के लिए उस प्रारूप को बनाएं। तो आपकी रिसर्च में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी और एक सक्सेस रिसर्च होगी। आपको ये रिसर्च डिज़ाइन पे, सोच प्रारूप पे कैसा लगा लेक्चर, इस पे अपने कमेंट जरूर दीजिए। मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको नई नई जानकारी रिसर्च